नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित झारिया और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज संडे है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। संडे के दिन ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहता है वो न्यूज़ हमारी साइंस से रिलेटेड रहती है। साइंस की ही खबरों के ऊपर आज हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पानी से जुड़ी साइंस की कुछ रिसर्च सामने आई है। जैसे कि यदि हम बात करें ग्राउंड वाटर से रिलेटेड समस्या, यदि हम कैलिफोर्निया की बात करते हैं, जैसे कि भारत में समस्या चल रही है, जो भूमिगत जल है ना उसको बहुत ज़्यादा निकाल करके हम कैसे करके बोरिंग के माध्यम से उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती करने के लिए। इसी प्रकार की जो समस्या है कैलिफोर्निया में हमको देखने को मिली है। वहाँ की जो घाटी है, वहाँ का जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे डाउन चला गया। इसके ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक है, एक और जो वाटर से ही जुड़ा मुद्दा है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम किसी पानी वाले क्षेत्र की बात करते हैं और वहाँ पर यदि आइलैंड है और आइलैंड में ट्रीज ज़्यादा है, तो बोला जाता है कि ये जो वातावरण यहाँ पर बन रहा है, ये पाम ऑयल के का प्लांटेशन जो हम करे हैं ना, पाम ऑयल का प्लांटेशन हम कैसे कर रहे हैं, जो नेचुरल तौर पर उगने वाली स्पीसीज है उसको हम ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह में पाम ऑयल की खेती करते हैं। इससे जो नेचर का रेस्टोरेशन है ना, वो बेटर तरीके से कब होगा, जब हमारे पास में आइलैंड में ट्रीज रहेंगे। तो जो आइलैंड ट्रीज हैं वो कैसे करके नेचर को स्टोर कर रहे हैं, उस नेचर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हमने पाम ऑयल की खेती करी है। ठीक है, इसके बाद एक और जो न्यूज़ आई है यहाँ पर, ये पार्टिकुलरली एक व्हेल मछली से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो व्हेल मछली है कैसे करके जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड हैं उसको सुन लेती है। अब सुन रही है तो सुनने के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इनके रहन सहन में, क्या यदि हम सोनार सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव आ रहा है। ठीक है, इस सब चीज़ों की चर्चा इस आर्टिकल में आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम पार्टिकुलरली एक ततैया की बात करने वाले हैं। ठीक है, वास्प की बात करने वाले हैं। यदि इक्वेटर वाले एरिया में यदि हम जाते हैं तो इस इक्वेटर के किनारे किनारे जाएंगे तो इनका जो साइज है, बॉडी का साइज, यदि दूसरे एरिया से हम कंपेयर करेंगे तो छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, इसके ऊपर ये स्टडी करी गई है। इससे पता चलता है कि कैसे इन्वायरमेंट में बॉडी का साइज कैसा रहता है इनका, ये चीज़ यहाँ पर पता लगाई जा सकती। इसके बाद साइंस की एक और न्यूज़ आई है, सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई है, जिसमें बोला जाता है कि यदि सही टाइम में वैक्सीनेशन दे दिया जाता तो जो सर्वाइकल कैंसर है ना उसके चांसेस कम हो जाते हैं, उसका असर कम हो जाता है। एक और यहाँ पर हम डिसीज से रिलेटेड जानकारी देखने वाले हैं, वो है H5N1 से रिलेटेड। अब एक यहाँ पर जंतु है, ठीक है, जिसको फेरेट्स बोलते हैं, चूहे के जैसे दिखाई देता है ये। फेरेट्स यदि कहना चाहिए अपने बच्चे को दूध पिला रहा है, उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस समय यदि इसको H5N1 का एक वेरिएंट है, क्या नाम है, 2.3.4.4b, ये बीमारी यदि ये वाला वेरिएंट इस जानवर को हो जाता है ना तो इसके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, सीधे सीधे डेथ का रीज़न बनता है। इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों न्यूज़ वाले इस आर्टिकल की, जो कि पार्टिकुलरली पाम ऑयल की खेती यदि हम कर रहे हैं, इससे जो हमारी नेचर का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उसको कैसे करके रिस्टोर किया जा सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। पार्टिकुलरली देखा जाए, ये जो स्टडी कंडक्ट कराई गई थी ये सुमात्रा इंडोनेशिया वाले रीजन में कंडक्ट कराई गई थी। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि हमको ऐसे छोटे छोटे ट्री आइलैंड का निर्माण करना है। निर्माण नहीं भी कर रहे हैं इस एरिया में, यदि हम कहना चाहिए यदि हम इनकी खेती किए हुए होते तो जो पुराने स्पीसीज के पेड़ हैं और जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल की खेती यदि हम बंद कर देते हैं तो फिर से हमारे जो पुराने
पेड़ पौधे हैं वो फिर से ग्रो करना चालू कर देते। तो एक इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि कैसे करके इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी रिकवरी को, पार्टिकुलरली ऑयल पाम प्लांटेशन में सुमात्रा में। इसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं आइलैंड ऑफ ट्रीज विथ इन लार्ज ऑयल पाम मोनोकल्चर्स। कहाँ पर? जो केवल और केवल जहाँ पर हम पाम ऑयल की खेती कर रहे थे, यहाँ पर हमने आइलैंड ऑफ ट्री स्थापित कर दिए हैं। इससे रिकवरी हो पा रही है नेटिव ट्रीज़ की डाइवर्सिटीज़ की। इसका मतलब ये है जहाँ पाम ऑयल अकेले लगे हुए हैं ना, वहाँ पर हमको आइलैंड ऑफ ट्रीज स्थापित करना पड़ेगा। इससे पुराने जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे रिकवर हो जाएंगे और भूमि की गुणवत्ता भी फिर खराब नहीं होने वाली, बायोडाइवर्सिटी हमारी बची रहेगी। वैज्ञानिक लोगों ने एस्टेब्लिश किया था 52 ट्री आइसलैंड। अलग अलग साइज के थे ये, साथ ही साथ इनमें डाइवर्सिटीज़ भी हमको देखने को मिली थी। पार्टिकुलरली किस जगह में? जहाँ पर पुराने तरीके से कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल ऑयल पाम प्लांटेशन हो रहा था सुमात्रा में। तो 52 ट्री आइलैंड की इस्टेब्लिशमेंट इनको करना पड़ा था, तब जाकर के ये फ़ायदा हमको देखने को मिला है। इससे ये होता है कि जो नेटिव स्पीसीज होती हैं ना, ये जो ट्री आइसलैंड हैं इनको अपने में आसानी से शामिल कर लेते हैं, यहाँ तक कि उन ट्रीज़ को भी जो कि एंडेमिक माने जाते हैं सुंदरलैंड वाले एरिया में। नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर आर्टिकल हम देखने वाले हैं दोस्तों, साइंस का। ये साइंस का आर्टिकल बताता है ततैया के बॉडी साइज के बारे में, वास्प के बॉडी साइज के बारे में। यदि वो भूमध्य रेखा के किनारे रह रहे हैं, पार्टिकुलरली यदि इनका रहन सहन इक्वेटर के नियर में है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर पाए जाने वाले ये जो ततैया हैं इनकी बॉडी का साइज हमको बड़ा देखने को मिलता है। एक स्टडी कंडक्ट कराई गई है जो कि कोरिलेशन को बताती है। क्या क्या चीज़ का कोरिलेशन है? एनवायरमेंटल वेरिएबल। एनवायरमेंटल वेरिएबल में हमने क्या शामिल कर दिए हैं? लैटिट्यूड को, ठीक है। एंड बॉडी साइज के साथ में हम इसकी तुलना करते हैं कि यदि हम लैटिट्यूड में ऊपर नीचे जा रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ सकता है किसी भी जीव के बॉडी साइज के ऊपर, पार्टिकुलरली। लेकिन यहाँ पर वास्प के साइज की बात करी जाती है। अक्षांश की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो अक्षांश रेखा है, लेकिन यदि हम भूमध्य रेखा की तरफ में जाएंगे या फिर उसके पास की बात करेंगे ना, तो वहाँ पर ये जो ततैया हैं इनके बॉडी का साइज हमको बड़ा देखने को मिला था। ये जो फाइंडिंग है ये क्या काम करती है? इस फाइंडिंग से हमको काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि यदि हम अक्षांश में ऊपर नीचे जा रहे हैं तो किसी भी जीव जंतु के बॉडी का साइज भी कम ज़्यादा होते रहता है। इस फाइंडिंग से ये चीज़ का खंडन किया जा रहा है। जो इंसेक्ट की हम बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी की थ्योरी की, जिसने प्रिडिक्शन लगाया था लार्जर बॉडी साइज एट द हायर लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा से आप ऊपर जाएंगे ना तो बॉडी साइज बढ़ते जाता है। 19वीं शताब्दी में इंसेक्ट्स की एक थ्योरी ये बोलती थी, या हम कहें कोल्डर रीजन की तरफ यदि हम जाएं तो बॉडी का साइज कैसा होता है? बढ़ते जाता है। लेकिन हम यदि आज के हिसाब से चर्चा करें तो इसमें ये पता चलता है कि जो ऐसी स्पीसीज जो कि वार्मर एरिया में रह रही हैं, लेस सीजनल हैबिटाट में रह रही हैं, पार्टिकुलरली इक्वेटर के क्लोज़र में हैं, तो इनका जो बॉडी साइज है काफ़ी हमको बड़ा देखने को मिलता है यदि हम हायर लैटिट्यूड से तुलना करते हैं। ऊपर जाते हैं ना तो तापमान क्या होता है? कम होते जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। नेक्स्ट वाली जो यहाँ पर हम साइंस की न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली ग्राउंड वाटर का जो बहुत ज़्यादा डिप्लेशन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, खेती बाड़ी में इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका असर ये पड़ रहा है
जितना हम पानी निकाल ले रहे हैं उतना भूमि उसको रिचार्ज नहीं कर पा रही है। इससे क्या होता है, यहाँ का जो वाटर लेवल रहता है ना, कहीं कभी किसी भी जगह का हो, वो और भी ज़्यादा नीचे डाउन जाते जाता है। तो एक नई स्टडी कंडक्ट कराई गई है, ठीक है, पार्टिकुलरली कैलिफोर्निया के सैन जोआकिन वैली में। ये रेड कलर से जो आप मैप देख रहे हैं यही है सैन जोआकिन वैली, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन से कहना चाहिए ये एरिया लगा हुआ है। इस रिसर्च में क्या चीज़ें शामिल हुई हैं इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस पार्टिकुलरली इस घाटी की यहाँ पर चर्चा करी जा रही है कैलिफोर्निया के सैन जोआकिन वैली की। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेट से यहाँ पर पानी लिक्विड डाउन हमको जाते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लास्ट 2 दशकों की बात करें तो, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा है, रिचार्ज नहीं हो पा रहा है पानी का भराव ज़मीन में नहीं हो पा रहा है उतना जितना कि हम निकाल ले रहे हैं। वहीं यदि हम बात कर लें एवरेज रेट ऑफ सिंकिंग फॉर द एंटायर वैली रीच्ड नियरली एन इंच पर ईयर। 1 इंच पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर पानी का जो लेवल है ना नीचे जाते जा रहा है। 2006 से यदि 2022 तक की हम यदि बात करें तो एडिशनल एनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि जो सैन जोआकिन वैली एक्वीफर्स है रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 220 बिलियन गैलन ऑफ वाटर कमिंग इन टू प्रिवेंट फ्यूचर सब्सिडेंस। आने वाले समय में लोगों को आपूर्ति करना है पानी की, जितना आप निकाल रहे हो तो उस हिसाब से भी कम जो सैन जोआकिन वैली के एक्वीफर्स हैं, जलाशय हैं, जल स्रोत हैं, उनमें हमें कम से भी कम 220 बिलियन गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के आने वाले समय की डिमांड को हम पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट वाली जो साइंस की यहाँ पर न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये वाली न्यूज़ आई है पार्टिकुलरली मिंक व्हेल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर में उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये इस प्रकार से इनका जो मुंह रहता है बोलते हैं वो चपटा टाइप का रहता है। इनके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट कराई गई है, काफ़ी बड़े साइज की ये व्हेल मछली होती है। सबसे पहले तो इसके बारे में हम थोड़ा सा IUCN का स्टेटस देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या IUCN स्टेटस इसका रखा गया है। तो देखिए, यदि हम इसको कैटेगरी वाइज बात करें तो लीस्ट कंसर्न स्पीसीज़ की श्रेणी में इसको डाला गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ से। ऐसा इसलिए है, ठीक है, क्योंकि वे गंभीर रूप से संकटग्रस्त, लुप्त प्राय, असुरक्षित या खतरे के निकट श्रेणियों के योग्य नहीं हैं। तो इसको हमने किस में डाल दिए हैं, लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में डाल दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ और जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस प्रकार की जो मिंक व्हेल हैं अभी इनके ऊपर उतना ज़्यादा स्टडी कंडक्ट नहीं कराया गया है IUCN की तरफ से। इनकी जो संख्या है वो इंक्रीज़ हुई है 1930 से, यदि हम बात करें 1970 से के दशक तक की, तो ठीक है, बट डिक्लाइन फ्रॉम देन अंटिल 1988। फिर 1970 से 88 के बीच में इनकी संख्या में गिरावट हमने को देखने को मिली थी। लेकिन यदि पिछले 20 साल की बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन है स्टेबल रही है। कितनी इनकी जनसंख्या है तो देखिए 1,25,000 मिंक व्हेल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमको देखने को मिलती हैं एंड 3,80,000 साउदर्न हेमिस्फीयर में हमको देखने को मिलती हैं। हालांकि देखा जाए जो मिंक व्हेल्स आर स्टिल हंटेड बाय नॉर्वे इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड बाय जापान इन नॉर्थ पैसिफिक। शिकार इनका होता है कहाँ किधर होता है, तो एक तरफ नॉर्वे में भी हो रहा है और इधर जापान तरफ में भी हो रहा है। प्रोटेक्शन की यदि हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट मिंक व्हेल आर प्रोटेक्टेड हैं किसके द्वारा, मैरीन मैमल प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि आप यदि इसकी इमेज को यदि देखेंगे ना तो इमेज से भी यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले पिक्चर में, इस पिक्चर में देखेंगे ना तो ऐसा है कि इनके जो मुंह का शेप होता है ना वो
चपटा टाइप का होता है। ठीक है, तो चपटा यहाँ पर तो आपको दिखाई भी देता होगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको हम देख लेते हैं। ये बताए गए हैं। इनका जो हेड रहता है वो फ्लैटन रहता है। किस प्रकार का रहता है? ये है चपटा टाइप का रहता है। ठीक है, और यहाँ पर वो दिखाई भी देता है। लेकिन पॉइंट इनका जो स्नाउट रहता है वो कैसा रहता है? स्नाउट रहता है। ठीक है, मतलब इनका जो थूथन है वो कैसा है? पॉइंट टाइप से है, शार्पली पॉइंटेड है। एंड ए कर्व्ड एंड पॉइंटेड डोर्सल फिन है। इनके जो फिन है कर्व टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। अलग अलग कलर में ये स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि ब्लैक, डार्क ग्रे, ब्राउनिश ग्रे ऑन देयर अपर साइड एंड वाइट पेल ग्रे और पेल ब्राउन इन देयर अंडर साइड। अंडर साइड तरफ का कलर पेल ब्राउन रहता है। वहीं यदि हम बॉडी शेप की बात करें तो स्मॉल, स्लेंडर, पॉइंटेड फ्लिपर विथ डिस्टिंक्टिव वाइट बैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ यदि हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको वाइट बैंड देखने को मिलते हैं। एंड इनके थ्रोट ग्रुप्स की संख्या बताई जाती है 50 से लेकर के 70 होते हैं। एंड वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कहना चाहिए एक ही जगह पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। अब न्यूज़ की तरफ यदि हम चलें पार्टिकुलरली, तो इसमें बोला जाता है कि कुछ कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए गए हैं। इससे पता चला है ये जो मिंक वेल रहती हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड को सुन सकती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिक लोगों ने डायरेक्टली मेजर्ड किया है हियरिंग रेंज ऑफ मिंक वेल की। कैसे करके ये लोग पता लगा लेते हैं कि ये इतनी फ्रिक्वेंसी को सुन सकती है कि नहीं सुन सकती है। इसमें बोला जाता है ये जो स्पीसीज़ है ये डिटेक्ट कर सकती है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को, मतलब लगभग 90 किलो हर्ट्ज का जो साउंड है इतना भी ये सुन सकती है। इसका मतलब ये है कि इनके पास में हियरिंग की जो सेंसिटिविटी है पहले से कहीं ज़्यादा है जितना कि हम सोचते थे। साथ ही साथ फाइंडिंग से ये भी सजेशन मिला है कि जो बैलेन वेल्स होती हैं जो कि प्लैनेट के लार्जेस्ट मैमल माने जाते हैं, ठीक है, मे बी इवन मोर इम्पैक्टेड बाय एंथ्रोपोजेनिक ओशियन नॉइज। इतनी बड़ी मछली है, साउंड का असर इसके ऊपर पड़ रहा है मानवीय कारण से, जैसे कि समुद्र में बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, ठीक, सोनार प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस साउंड का असर भी इनकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। इस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज तो करते हैं लेकिन इसको करंट में हमने एक्सक्लूडेड कर दिए हैं फ्रॉम रेगुलेटरी कंसिडरेशन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये कितना सुन रही है कितना नहीं सुन पा रही है। नेक्स्ट वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाली न्यूज़ पार्टिकुलरली फेरेट्स से रिलेटेड है। यहाँ पर ये जो जीव दिखाई दे रहा है इसी को फेरेट्स बोला जाता है। एक ऐसी अवस्था की हम बात कर रहे हैं जब ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। उस समय यदि इसको H5N1 की बीमारी हो जाती है, पार्टिकुलरली ये वेरिएंट भी यहाँ पर दिया गया है। वेरिएंट का क्या नाम है? 2.3.4.4b। तो इससे इसके बच्चे के ऊपर ना बहुत बुरा असर पड़ता है और ज़्यादातर जो डेथ का कारण है वो भी यही वेरिएंट बनता है H5N1 बर्ड फ्लू के चलते चलते। H5N1 बर्ड फ्लू की यदि हम बात करें, बेसिक बैकग्राउंड की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए इसको बोला जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बोला जाता है इसको, H5N1 या फिर इसका नाम है H5B1 बर्ड फ्लू। ये एक हाईली पैथोजेनिक वायरस माना जाता है, ठीक है, जो कि पार्टिकुलरली जो बर्ड्स होती हैं इनमें ही ये पाया जाता है, लेकिन बर्ड्स से मैमल्स में भी ये फैल जाता है, जैसे कि ये वाले मैमल्स को फैल गया है। H5N1 वायरस की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो पहली बार इसकी आउटब्रेक हमको 1996 में चाइना में देखने को मिला था। इसके बाद और भी ज़्यादा ये हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन में चेंज हो गया। 2020 से देखा जाए बहुत सारे
महाद्वीपों में इसका फैलाव हो गया, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, यहाँ तक कि जो मेनलैंड अंटार्कटिका है वहाँ तक ये बीमारी पहुँच गई। इंडिया में इसका जो आउटब्रेक है H5N1 का, वो कहाँ पर हमको देखने को मिला था? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात में 2015 में। एनिमल के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक ये बीमारी होती है। कुछ कुछ जो मैमल्स हैं जैसे कि फॉक्सेस है, प्यूमास है, ठीक, पार्टिकुलरली ये जो नॉर्दर्न वाली अमेरिका है, एंड फार्मिंग की बात करें स्पेन में एंड फिनलैंड, ये इन्फेक्टेड हमको देखने को मिले थे। कुछ मैरीन मैमल्स हैं जैसे कि सी लायन है, डॉल्फिन है, इनमें मास डेथ देखने को मिलती है चिली एंड पेरू वाले रीजन में। तो जो मेन स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है वो है चिकन, ठीक है। वाइल्ड बर्ड्स इसमें इंक्लूडिंग है इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैलिफोर्निया कॉन्डर्स, ये सीवियर तरीके से इफेक्टेड हुई थी H5N1 के चलते चलते। जो अलग अलग जगह में क्या क्या इसका असर पड़ता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस न्यूज़ की, जिसमें बताया जाता है कि भाई यदि एक ऐसे टाइम पीरियड में इस जानवर को यदि H5N1 हो जाता है तो इसके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो इससे इस स्तनदाह से संबंधित बीमारी होती है और दूध पीते बच्चों में संक्रमण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की 100% डेथ हो जाती है। तो काफ़ी खतरनाक कहना चाहिए बीमारी है। H5N1 वायरस वर वंस कंसिडर्ड टू रेयरली इन्फेक्ट मैमल। हमको तो ऐसा लगता है कि भाई ये मैमल्स के ऊपर बहुत कम असर डालता है, ठीक है, लेकिन 2022 से स्थिति काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी है। H5N1 वायरस का जो वेरिएंट है 2.3.4.4b, इसका ये जो क्लैड है इसने इन्फेक्टेड किया है अलग अलग किस्म के मैमल को, जैसे कि सी लायन है, डॉल्फिन है, ऑटर है, एलिफेंट, सील एंड काउस, सब शामिल हो गए। 18 नवंबर तक की यदि हम बात कर लें तो 55 H5N1 के केसेस हमको देखने को मिले हैं ह्यूमन में, कहाँ पर? अमेरिका में। एंड 2.3.4.4b क्लैड जो H5N1 का है ये फैल चुका है 533 डेयरी हर्ड्स में, 15 स्टेट में US में। तो बीमारी तेजी के साथ में फैल रही। तो वायरस की जो प्रेजेंस है कहाँ पर चली जा रही है? मेमोरी ग्लैंड में चली जा रही है। ये चीज़ सजेस्ट करती है एक्टिव वायरल रिप्लिकेशन हो जा रहा है ग्लैंड में, ठीक है। फिर ये जो वायरस होता है वो लैक्टेटिंग फेरेट्स में फैल गया है, फिर बच्चों तक ये बीमारी फैल गई है। एंड pups had significantly increased viral RNA in the oral and nasal cavity। बच्चों में कहाँ कहाँ पर देखने को मिला ये वायरस? जो ओरल एंड नासल कैविटी है इसने वायरल RNA ने हमको इंक्रीज दिखाई दी थी। तो जो वायरल RNA लेवल है लंग में ये लो देखने को मिला था लैक्टेटिंग फेरेट्स में, बट हाई इन द सकलिंग पप। माँ में और बच्चों में उल्टा असर यहाँ पर हो जा रहा है, लेकिन उल्टा असर हुआ है तो फिर असर बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया है। H5N1 के चलते चलते 100% फैटिलिटी देखने को मिली है लैक्टेटिंग फेरेट्स में एंड सकलिंग पप्स में। नेक्स्ट वाली साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि सर्वाइकल के स्कॉटलैंड में कंडक्ट कराई गई इस स्टडी से ये पता चला है कि जिन लड़कियों को जब वो 12 से 13 साल की उम्र में थी यदि इनका फुली वैक्सीनेशन हो गया है तो इनमें 0 सर्वाइकल कैंसर देखने को हमको मिले हैं। HPV इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था स्कॉटलैंड में सन 2008 में। अब जिन जिन महिलाओं को वैक्सीनेशन हो चुका है, पार्टिकुलरली 3 डोज लग चुके हैं बाइवलेंट HPV वैक्सीन के 14 से लेकर के 22 साल की उम्र में,
एज पार्ट ऑफ कैचअप प्रोग्राम 2008-2011, उस समय में जो प्रोग्राम चलाया गया था स्कॉटलैंड में, उसका नाम रखा गया है कैचअप प्रोग्राम 2008 से 2011 के बीच में। इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमको देखने को मिला था सर्वाइकल कैंसर में, मतलब 3.2 केसेस देखने को मिले यदि हम 1 लाख की पॉपुलेशन में देखते हैं तो, पर्टिकुलरली अनवैक्सीनेटेड वुमेन से तुलना यदि हम करते हैं तो। इसके बाद इस अध्ययन को जर्नल जो पत्रिका है, जर्नल ऑफ द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रकाशित किया गया था। तो बोला जाता है एक जो बेवलेंट HPV वैक्सीन व्हेन गर्ल आर 12 to 13 years of age is highly effective in preventing invasive cervical cancer। एक ठो यदि आपने वैक्सीन लगा दिए ना 12 से 13 साल की उम्र में, जब वो गर्ल्स रहती हैं, तो जो सर्वाइकल कैंसर है उसके प्रिवेंशन में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करती है। अब इसके बाद जब वो 14 से 18 साल की हो जाती है तो HPV वैक्सीनेशन का काम किया जाता है, 3 डोसेस दिए जाते हैं। इससे और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमको देखने को मिला है इन्वेसिव कैंसर में। ठीक है, तो जो HPV 16 है एंड HPV 18 है, ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है लगभग 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड की। एंड देयर आर सेवरल अदर HPV टाइप दैट कैन काज सर्वाइकल कैंसर। इसके अलावा भी कुछ और कारण बताए गए हैं जिसके चलते चलते सर्वाइकल कैंसर होता है।